हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वाद दोष। उसमें हमने 5 प्रकार देखे थे, जिसमें से सबसे पहला जो प्राणवाद था उसकी हम लोग बात कर चुके हैं। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वाला वीडियो देख लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो उसी के आगे का है। ठीक है, आज हम लोग इसी के नेक्स्ट जो टाइप है वात दोष का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज जो वात है उसका नेक्स्ट टाइप है, दैट इज उदान वात। उसकी साइट्स के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पीछे 2 श्लोक दे रखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, दोनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले श्लोक को समझते हैं, उसका मीनिंग जानेंगे और फिर हम लोग बुकिश लैंग्वेज में बात करेंगे कि किताब क्या कह रही है। ठीक है, सबसे पहला श्लोक है उरह स्थानम उदानस्य, यानी कि जो उदान वायु के स्थान है उसके बारे में बात किया गया है कि नाशः ना भी, मैंने कहा है श्लोक को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, नाशः ना भी गला आश्चर्यत। फिर उसके बाद वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, 2 चीजें हैं याद रखना, प्रयत्न और ऊर्जा 2 अलग अलग चीजें हैं। बल, वर्ण, स्मृति और क्रिया, ये क्या है, इसके फंक्शन है। ऊपर क्या है, साइट है। ठीक है, तो ये श्लोक हो गया, इसके बारे में समझते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। ये श्लोक किसका है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 चैप्टर और 5th नंबर श्लोक। ठीक है, तो याद रखना ये अष्टांग हृदय का है, ये आपको याद जरूर करना है। मैं फिर से कह देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग आंसर बनेगा वाद से तो ये आपको वाद के बारे में लिखना है, उसके अलावा उसके फंक्शन, उसके कर्म सब लिखने हैं और फिर उसके बाद उसके टाइप्स लिखने हैं और टाइप के बारे में भी लिखना है। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो ये पूरा आपको लिखना होता है। आते हैं बुकिश लैंग्वेज में और समझते हैं कि बुक ने जो है इस चीज को कैसे अलग अलग करके डिफाइन किया है। और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी वालों को तो आई होप सो कि समझ आ गया होगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो चाहें तो इसी श्लोक के नीचे लिख सकते हैं अपनी बुक में, या अगर वो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिख सकते हैं एक एक चीज कि किसका क्या मीनिंग है और कहां पर बताया गया है कि वात जो है उसका साइट रहने वाला है उदान वात का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें उरा, तो देखेंगे उरा मीन्स होता है चेस्ट। फ्रॉम द सीट ऑफ उदान वायु एंड इट नेविगेट्स फ्रॉम नाशा। कैसे कैसे उदान वायु आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले ये नेविगेट करती है फ्रॉम नाशा, फिर उसके बाद नाशा यानी कि नेजल पैसेज टू नाभि, नाभि यानी कि अम्बलिकस, फिर उसके आगे चलती है अम्बलिकस रीजन से थ्रू गला यानी कि ये थ्रोट रीजन। इट परफॉर्म फंक्शन सच एज, अब यहां पर हमने साइट की बात कर ली कि नासा, नाभि, गला, आश्चर्यत। ठीक है, 3 इसके साइट बताए गए हैं, नासा, नाभि, गला। ठीक है, अब यहां हम फंक्शन की बात कर ले तो वाक प्रवृत्ति, सबसे पहला फंक्शन बोला है वाक प्रवृत्ति यानी कि बोलना, स्पीच। ठीक है, वाक प्रवृत्ति मैं लिख देता हूं, स्पीच, ये पहला फंक्शन हो गया उदान वात का। ठीक है, उसके बाद है प्रयत्न, फिर देखो प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न दैट इज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, फिर उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद बल, फिर उसके बाद वर्ण, कलर, वर्ण के बारे में बोला है, कलर के बारे में बोला है, स्मृति, मेमोरी, मेमोरी जो भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे क्या बताए गए हैं, इसके फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, श्लोक अगर आपने याद कर लिया तो फिर ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद दिमाग में आता जाएगा कि किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक की बात करते हैं, दैट इज उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरः कंठ एवच, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक साथ मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ना तो समझ भी आएगा कि क्या कहना चाह रहा है श्लोक, वरना पढ़ भी लोगे और समझ भी नहीं आएगा।
नाभि और उरा, ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। कंठ एव चा, कंठ एव चा, चा का मतलब होता है संस्कृत में और, ठीक है, एंड, जो भी आप बोले, ठीक है, तो कंठ एव च। उसके बाद वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण आदि कर्म च, ये सारे क्या हैं, ये कर्म हैं, ठीक है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है, पहले साइट्स की बात की गई है और फिर उसके अलावा कर्म की बात की गई है। अब ये दोनों अलग अलग श्लोक कैसे हैं, तो ये जो श्लोक है ये अष्टांग हृदय का है, ये जो श्लोक है ये चरक का है। आचार्य चरक ने ये वाला श्लोक दिया है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक याद करना है, दोनों ही याद करना है। कोई एक भी अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और दोनों हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। जो भी आपको सिंपल लगे, आपको ये अष्टांग हृदय का लगे आप ये याद कर लें, आपको आचार्य चरक का लगे आप ये याद कर सकते हैं। आचार्य चरक ने क्या चीज बताई है ये भी देख लेते हैं। उन्होंने जो स्थान बताए हैं, लोकेशन बताए हैं, वो भी वही बताया है कि नाभि यानी कि अम्बलिकस, उरा यानी कि चेस्ट, और कंठ यानी कि थ्रोट, ठीक है। कर्म या फंक्शन की बात करें उदानवाद की, तो वाक प्रवृत्ति यानी कि वोकलाइजेशन, यहां पर जो बोला है वही स्पीच या वोकलाइजेशन सेम चीज है, वाक प्रवृत्ति है ना, वाक बोलना, बातें करना, तो दैट इज वोकलाइजेशन, यहां पर बोला गया है वोकलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज, प्रयत्न, एफर्ट करना, उसके बाद ऊर्जा या उत्साह, इसको एनर्जी बोला है, बल, स्ट्रेंथ, उसके बाद वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। आपका कैसा कॉम्प्लेक्शन है, ये किसका काम है, ये भी काम है उदान वायु का, उदानवाद का, ठीक है, याद रखना। अब आज हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में भी दिया है। अब आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला है, आचार्य कश्यप ने क्या बोला है, और बाकी जो आचार्य हैं उन्होंने क्या क्या स्थान बताए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 10 नंबर का आएगा लॉन्ग आंसर। हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जित करने के लिए और भी समय है हमारे पास, लाइब्रेरी में बैठ करके पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीजें सिलेबस में है और जो चीजें हमें पास करा करके नेक्स्ट ईयर में ले जा सकती हैं, पहले वो चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बता दीजिएगा, नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, मैं सारी बुक की पीडीएफ जो है वो फोटो क्लिक कर करके उसमें डाल दूंगा, तो पढ़ते रहिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन अभी बोर्ड पे या अभी लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की ही बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शमानवाद की, ठीक है, शमानवाद के साइट और फंक्शन की। यहां पर ए और लगा लेना, ठीक है। अब श्लोक को समझते हैं, फिर से वही चीज है कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा वात दोष ही इंपॉर्टेंट है। क्रिया शरीर में वात पित्त कफ अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला श्लोक देखते हैं क्या कह रहा है, पहले उसके साइट बताए गए हैं, फिर उसके उसी श्लोक में फंक्शन बताए गए हैं। ये मत सोचना कि ये ऊपर वाला श्लोक जो है ये इसके साइट को बता रहा है और नीचे वाला फंक्शन को बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग श्लोक हैं। तो ऊपर वाला जो है वो आपका चरक का है, चिकित्सा स्थान में दे रखा है, और ये बेसिकली आप पढ़ोगे अपने सेकेंड प्रॉफ में। जो फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे हैं सेकेंड प्रॉफ में जब वो चरक का दूसरा वाला उत्तरार्ध वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे तो यही सेम चीज आपको फिर से वहां पढ़नी है, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि अभी से इसको याद करते हुए चले, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या बोला है आचार्य चरक ने, शमानवाद के क्या क्या साइट बताए गए हैं। तो श्वेद दोष अंबुवाहिनी स्रोतांसी सम अधिष्ठिता अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थः समानो अग्नि बलप्रदा, यानी कि श्वेद, सबसे पहले देखो श्वेद दोष अंबुवाहिनी, ठीक है, दोष अंबुवाहिनी, इन सब के क्या स्रोत। अभी हमने लास्ट में प्राण वह स्रोतस के बारे में बात करी थी, यहां पर आचार्य चरक ने बोला है स्वेद वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, अंबुवाहिनी स्रोतस, ये क्या है, सम अधिष्ठिता, ये समानवाद के अधिष्ठान हैं। अधिष्ठान यानी कि साइट्स हैं, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं क्या लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज में भी यही लिखा है कि स्थान की अगर बात करें लोकेशन की, तो श्वेद वह स्रोतस,
ठीक है, सबसे पहला स्वेदवह स्रोतस, स्वेदवह यानी कि स्वेट कैरिंग चैनल्स, जो चैनल्स स्वेट कैरिंग चैनल्स, ठीक है। उसके बाद दोषवह स्रोतस, यानी कि अब दोष कौन कौन से, बेसिकली वात दोष, ठीक है, एंड अदर दोष, और भी जो दोष हैं उनको भी कैरी करे, ऐसे चैनल्स की बात की है। फिर अम्बुवह स्रोतस, अम्बुवह का मतलब वाटर सर्कुलेटिंग चैनल्स लोकेटेड नियर टू चैनल अंत्र आग्नि डाइजेस्टिफायर। अम्बु होता है पानी का पर्याय, ठीक है, तो यहां पर अम्बुवाहिनी यानी कि जो वाटर कैरिंग चैनल्स है, वाटर कैरिंग चैनल्स, उन सब में क्या पाया जाएगा, समान वात, ठीक है, इन सब में समान वात देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे बात करी गई है, अंतर आग्नेश पार्श्वस्था समान अग्नि बलप्रदा, यानी कि जो लास्ट अगर हम बात करें कर्म या फंक्शन की, तो वहां पर बोला है अग्नि बलप्रदा। ये जो अग्नि बलप्रदा है ये क्या है, ये इसके फंक्शन है, ठीक है। अगर समानवाद के फंक्शन की बात करी जाएगी तो अग्नि बलप्रदा दैट इज स्ट्रेंथ टू द डाइजेस्टिफायर, जो भी खाना हमारे शरीर में गया है उसको पचाने के लिए जो स्ट्रेंथ है, जो ऊर्जा है, वो कौन देगा, समानवाद, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट दूसरे श्लोक की बात करते हैं। नीचे जो श्लोक दे रखा है किसने दिया है, ये अष्टांग हृदय में दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, समान अग्नि समीप स्थः कोष्ठो चरति सर्वता, पर बोला है बुक में कह रहा है कि समान वायु इज लोकेटेड अग्नि समीपा, कहां पर, नियर द जठराग्नि, और अग्नि भी कौन सी, जठराग्नि। तो अग्नि ही समीप स्था का मतलब, अग्नि समीपा मतलब जठर अग्नि के बारे में बात कर रहा है। देन उसके बाद फिर है चरति सर्वता, यानी कि हर जगह, ट्रांसफर ऑल ओवर द बॉडी, ओवर द कोस्ट या एब्डोमेन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रहण या रिसीविंग। और उसके बाद आगे बात करी है अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचयति। अगर फंक्शन की बात करें तो ये तो इसके साइट बता दिए अष्टांग हृदय में, ठीक है, कौन कौन से साइट बता दिए गए, यानी कि जठर अग्नि बता दिया गया, और उसके बाद कोस्ट की बात कर दी गई, एब्डोमेन की बात कर दी गई, ठीक है, एब्डोमेन की बात कर दी गई। अब यहां पर उसके फंक्शन बताए हैं, अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचयति, ये समान वात के, समान वायु के फंक्शन बताए गए हैं। तो बुक में क्या कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रहणाति, ग्रहण करने के, रिसीव करने के, पाचन डाइजेशन करने के, पचति, ठीक है, रिसीविंग, और ये पचति डाइजेशन, विवेचयति, विवेचयति का मतलब विवेचन, सेग्रीगेशन, अलग अलग करने के भी समान वायु काम आती है। फिर मुंचयति, यानी मुंचना मीन्स एलिमिनेशन इन फॉर्म ऑफ वेस्ट, ठीक है, और बाहर निकालना, वेस्ट के रूप में एलिमिनेट करना, यह भी समान वायु का काम है, ऑफ अन्न, ठीक है। तो खाने को क्या क्या करता है, अन्न को ग्रहणाति, रिसीव करता है, अन्न को रिसीव करने का काम होता है समान वायु का। पचति, डाइजेशन, उस अन्न को डाइजेस्ट करने का भी काम किसका होता है, समान वायु का। विवेचन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट भी कौन करेगा, समान वायु। और मुंचति, एलिमिनेट भी कौन करेगा, फॉर्म ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रूप में एलिमिनेट करेगा जो भी अन्न हम लोग ने लिया है। ये काम किसका है, समानवाद का काम है, ठीक है। दोनों श्लोक समझ में आ गए, दोनों के एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब श्लोक याद आपको करना है, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं व्यानवाद की साइड और उसके फंक्शन के बारे में।
फिर वही श्लोक है, ठीक है। दोनों में से एक याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब आपको लग रहा होगा कि सर नीचे वाला थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, छोटा है, नीचे वाला याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, नीचे वाला याद कर लें इसको, BRL, ठीक है। BRL क्या होता है सर? BRL होता है बस रट लो, बस रट लो, ठीक है। हिंदी में लिख दूं, बस रट लो, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है, रट गया, अब समझते हैं सबसे पहले क्या दिया है, फिर उसके क्या साइट बताई गई है, क्या उसके फंक्शन बताए गए हैं। सबसे पहले देखो, व्यानो हृदय स्थितः, व्यानवाद की बात की जा रही है, तो हृदय स्थितः कृतस्य देहचारी महाजवः। फिर उसके बाद गत्य अपक्षेपण उत्क्षेप निमेष उन्मेष आदिकः, ठीक है। अलग अलग याद रखना, गत्य या गति की बात करी गई है, आपक्षेपण, आपक्षेपण, ठीक है, उत्क्षेप, यहां से आएगा उत्क्षेप, फिर है निमेष उन्मेषण आदिकः, ठीक है। इसको अलग कर लेना, निमेष और उन्मेष। अब निमेष इन्मेष में आपको बता दूं, पलकों को झपकना, ट्विंकलिंग ऑफ आईज, आंखें बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, दिस इज कॉल्ड निमेष और उन्मेष, ठीक है। प्रायः सर्वः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धः शरीरिणाम, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 चैप्टर 6 और 7 नंबर श्लोक है, 2 श्लोक हैं ये, इसलिए इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। व्यान वायु इज लोकेटेड हृदय, सबसे पहले बोला है व्यानो हृदय ही स्थिता, यहां से समझ में आ रहा है कि व्यान जो है वो हृदय में स्थित है। एंड इट ट्रेवल अलोंग द होल बॉडी विथ महाजवा, महाजवा, महाजवा क्या बोला गया है? वेरी हाई पेश, ठीक है। महाजवा का मतलब बताया गया है वेरी हाई पेश। व्यान वायु बहुत हाई पेस के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। इट परफॉर्म फंक्शन सच एज, अब आगे जो बताया गया है यहां से गति से, फिर उपक्षेपण यहां से, ठीक है, उत्क्षेप और निमेष उन्मेष, ये सब जो बताया है ये इसके फंक्शन बताए गए हैं। फंक्शन में कह रहा है कि इट परफॉर्म फंक्शन सच एज गति या मूवमेंट, आक्षेपण यानी कि फ्लैक्शन, ठीक है, लिख लो चाहो तो, गति या मूवमेंट, अपक्षेपण यानी कि फ्लैक्शन, ठीक है। उसके बाद उत्क्षेप, उत्क्षेप को बोला है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। फिर है निमेष और उन्मेष, क्लोजर ऑफ आईलिड्स, उन्मेष ओपनिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। निमेष पलकों को झपकाना, उन्मेष पलकों को उठाना। जनरली ऑल एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द शरीर, और ये किससे जुड़ी हुई है? शरीर से। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी आती हैं व्यानवाद के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक बात करते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या कह रहा है? देहम व्याप अनोति सर्वम व्यानः शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं क्या बोला गया है। ये जो श्लोक है ये है चरक का, और आचार्य चरक ने क्या बोला है उसको समझते हैं कि देह व्यापनोति, अगर लोकेशन की बात करें हम लोग व्यान वायु के, तो देह व्यापनोति सर्व व्यान, यानी कि व्यान हैज स्विफ्ट मूवमेंट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। व्यान जो है वो पूरे बॉडी में ट्रेवल करती है। उसके अलावा कर्म या फंक्शन की बात करें तो कर्म या फंक्शन क्या है व्यान वायु के? रिस्पॉन्सिबल फॉर गति। आचार्य चरक ने भी वही बताया है जो ऊपर अष्टांग हृदय में बताया गया है कि इसका फंक्शन जो है वो गति है, यानी कि मूवमेंट है। उसके बाद प्रसारण, फ्लैक्शन, यहां भी बताया गया है फ्लैक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आक्षेप यानी कि एक्सटेंशन, यहां भी अष्टांग हृदय में भी बताया गया है एक्सटेंशन के बारे में। तो कुछ अलग नहीं है, आप चाहें तो दोनों याद करें, चाहे तो दोनों में से एक याद कर लें जो आपको सिंपल लगता है, जो
आपको समझ में आ जाता है और रट जाता है, ठीक है। एंड निमेश आदि क्रिया, अब यहां पर जो है वो निमेश उन्मेष नहीं बताया है, निमेश आदि क्रिया बता दिया है। तो यहां पर जो है वो पूरा आप कह सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ आईज, ट्विंकलिंग ऑफ आईज, ठीक है। आंखों का बंद होना खुलना, ये सारा किसका फंक्शन है, व्यान वायु का या व्यानवात का। एंड सिमिलर अदर मूवमेंट, और भी आंखों से रिलेटेड जो भी मूवमेंट है वो सारे किसके काम है, व्यानवात के काम है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब समझते हैं आज का लास्ट और अभी तक के जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अपानवात, ठीक है। पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मार्क्स में, वैसे तो आप लोगों का अब जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, टिक किया आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी अगर मान लो मैं कहता हूँ चलो 5 नंबर में भी आता है या शॉर्ट आंसर में आ रहे हैं, तो हो सकता है पांचों में से अपानवात ही आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं इसके साइड को और इसके फंक्शन को। तो श्लोक देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, तो डरो नहीं, एक एक चीज जैसे मैंने बोला है कि तोड़ तोड़ के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले समझते हैं क्या कह रहा है, अपानवात के क्या क्या साइट है, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कि क्या क्या कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले अगर देखें, वृषणो बस्ती मेड्रचा नाभि उरु वक्षणो गुदम, अपान स्थान मंत्र स्थः शुक्र मूत्रश शक्रति च, सृजत आर्तव गर्भव च युक्तः स्थान स्थितास्ते। आचार्य चरक ने यह श्लोक दिया है। कुछ टर्म्स मुझे लग रहा था कि ये शायद आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर वो टर्म्स लिख दिए हैं इंग्लिश में भी, और जो लैंग्वेज में श्लोक दिया है उस लैंग्वेज में भी। अभी इसको रफ करके फिर हम लोग नेक्स्ट अष्टांग संग्रह ने क्या श्लोक दिया है उसके हिसाब से भी हम लोग बात कर लेंगे कि अष्टांग में क्या साइट्स और क्या फंक्शन बताए गए हैं। है कुछ नहीं, सेम वही चीज है जैसा अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा श्लोक में अष्टांग में हो या चरक में हो ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि किसने क्या बोला है। अगर स्थान की बात करें या लोकेशन की बात करें अपानवात की, तो सबसे पहले बोला गया है वृषणो, यानी कि वृषण। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं वो समझ रहे होंगे वृषण किसे बोलते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो समझ लें कि टेस्टिकल्स को वृषण बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्टिकल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, अपानवात देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बस्ती, बस्ती बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। अगर कहीं बुक में श्लोक लिखा है तो आप चाहें तो इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही। नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और इस लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं या बुक में नहीं मार्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ही डायरेक्टली फोटो भेज दूँ, तो नीचे टेलीग्राम दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना और एक मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ जरूर भेज दीजिए इस चैप्टर का, ठीक है, या इस आज जो पढ़ाया है इस टॉपिक का। फिर नेक्स्ट मेड्र, मेड्र की बात करें पेनिश को बोला गया है, ठीक है। पेनिश में भी क्या देखने को मिलेगा, अपानवात देखने को मिलेगा। फिर नाभि और उरु, नाभि बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं, यू ऑलरेडी नो। अम्बिलिकस की बात की गई है, उरु थाई रीजन की बात की गई है, ठीक है, वहां भी हमें क्या देखने को मिलेगा, अपानवात। फिर उसके बाद वंक्षण और गुदा, ठीक है, गुदा ऑलरेडी मुझे लगता है काफी सारे लोग जानते होंगे, एनस। वंक्षण, पक्षण या वंक्षण जो भी बोले, दैट इज ग्रोइन रीजन, ठीक है। अब ग्रोइन रीजन क्या होता है, जो बच्चे को पता है नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोइन रीजन, ठीक है, किस रीजन की बात की गई है। उसके बाद गुदा ऑलरेडी यू नो, दैट इज एनस, वहां भी क्या देखने को मिलेगा, अपान वायु देखने को मिलेगा। उसके बाद अंतराशय यानी कि अपान के स्थान बताए गए हैं, और बेसिकली पक्वाशय की बात की गई है, ठीक है। अब हम अगर फंक्शन की बात करें तो अपान स्थान मंत्र स्था शुक्र मूत्रश शक्रतीन चा, तो ये इसके फंक्शन बताए गए हैं। अब सबसे पहले अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा शुक्र मूत्र, ठीक है। उसके बाद शक्रति, शक्रति कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या है, चलो बुक में देखते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा अभी ये क्या दिया है और इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें, ये तो स्थान बताए गए थे,
फंक्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे लगा स्थान जो है वो थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, समझ नहीं आएगी। बाकी ये आपको समझ आ जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगा कि फंक्शन जो है वो मैं अलग से नीचे लिख दूं। आप चाहें तो छोटा छोटा यहीं पे लिख सकते हैं अपने बुक पे। फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले शुक्र की बात करी जाए तो दैट इज इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। ये किसका काम है? ये भी आपका अपानवात का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मूत्र, दैट इज मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, मिक्ट्यूरेशन। फिर उसके बाद शकृत, इसको कैसे पढ़ेंगे? शकृत पढ़ेंगे, और शकृत का मतलब होता है डिफिकेशन। स्पेलिंग सही है क्या? चेक कर लेना, गलत हो तो बता देना कि सर स्पेलिंग गलत है, ठीक है। डिफिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात किया गया है सृजित आर्तव यू ऑलरेडी नो, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, गर्भ, यूट्रस, ठीक है। ये भी किसका फंक्शन है? ये भी अपान वायु का फंक्शन है। गेट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, ये सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालना, चाहे वो आपका शुक्र हो, मूत्र हो, शकृत हो, या फिर आर्तव, मेंस्ट्रुएशन का मतलब फ्लो ऑफ ब्लड होता है, इसको भी बाहर निकालना। यूट्रस यानी कि फिटस, यूट्रस का काम क्या होता है? फिटस को रखना, फिटस को भी बाहर निकालना। ये सारा किसका है? अपानवात का काम है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, आचार्य चरक ने जो भी साइट और फंक्शन बताए हैं। अब हम समझते हैं अष्टांग हृदय में क्या दिया है। बिल्कुल छोटा सा एक श्लोक है, बस 1-2 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो लास्ट एक श्लोक है अष्टांग हृदय का, उसको भी देखते जाओ, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सेम जैसा आचार्य चरक ने बोला है वही अष्टांग हृदय में भी बोला गया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे अपान वायु के बारे में क्या बताया है, इसकी साइट्स के बारे में। अपानो अपानगः, तो ये खुद अपान की बात की गई है, और यहां अपान बोला गया है पेल्विक रीजन को, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद श्रोणी, बस्ती, मेड्र, उरु, गोचरा। फिर उसके बाद अपान वायु कैसे ट्रेवल करती है? श्रोणी, बस्ती, मेड्र, उरु, समझ में नहीं आता लेकिन ये उरु, गोचरा, ठीक है। फिर उसके बाद श्लोक पहले पढ़ना सीख लो, उसके बाद मीनिंग अपने आप निकल आएगी। शुक्र आर्तव, शुक्र अलग है, आर्तव अलग है। शक्रन अभी मैंने बताया था, ठीक है। यहां पर देखो ये लिखा है शकृत, डिफिकेशन के बारे में। मूत्र, गर्भ, निष्क्रमणीय क्रिया, निष्क्रमण क्या बोला गया है? इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा टर्म जो है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में ही अपने आप में अलग अलग भाषाएं हैं, है सब हिंदी ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। गांव के लोग अलग बोल रहे हैं, शहर के अलग बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पक्की लैंग्वेज है, कुछ लोग कच्ची लैंग्वेज है ना। कुछ लोगों को लगता है अरे बहुत बन के बोल रहा है ना, दिल्ली विल्ली में क्या रहा है, पता नहीं क्या ही बन के बोल रहा है हिंदी ही, लेकिन जब गाँव के बोलेंगे तो अलग लगेगा, हम लोग बोलेंगे तो अलग लगेगा। तो वही सेम चीज़ है, कहना दोनों ही चीज़ें सेम ही रहे हैं। अष्टांग हृदय हो या फिर आचार्य चरक हो, दोनों ही सेम चीज़ ही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा बोलने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। वो किस लैंग्वेज में देख लेते हैं, फिर लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। कह रहा है कि अपान वायु इज लोकेटेड इन द अपान यानी कि पेल्विक रीजन एंड ट्रवर्स अलोंग द श्रोणी, और यहां पर श्रोणी बोला है, गोचरा मतलब श्रोणी, बस्ती, मेड, ये सब के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रवर्स अलोंग, और साथ साथ कहां कहां ट्रवर्स करता है? श्रोणी दैट इज पेल्विस, बस्ती यानी कि ब्लैडर, मेड्र यानी कि जेनाइटल रीजन, उसके बाद एंड उरु दैट इज थाई रीजन। इट कैरीज आउट निष्क्रमण, यानी कि निष्क्रमण की बात करी है, एक्सपल्सन ऑफ शुक्र यानी कि सीमेन, एंड आर्तव मेंस्ट्रुअल ब्लड, शकृत फिशेस, और गर्भ यानी कि फिटस।
ठीक है, सेम वही चीज जो ऊपर आचार्य चरक ने बताई थी वही अष्टांग हृदय में बताई गई है। ठीक है, तो ये आज हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो दी एंड होता है वात दोष का। सारी चीजें पढ़ ली हैं, कुछ भी चीजें अगर आपको बाकी रह जाती हैं तो नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी यू ऑलरेडी नो कि आपको लगता है कि आपके काम का है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें स्किप करके कुछ और भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिसे लगता है कि उसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसको तो बिल्कुल आयुर्वेदा समझ नहीं आ रही है, हिंदी में ऐसा टीचर पढ़ाते हैं कि क्या बताऊँ, वो खुद अटक जाते हैं पढ़ने में, हमें क्या पढ़ाएंगे, क्या ना। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे वीडियोस कई बार ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं तो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स के पास पहुंच जाते हैं, फिर मेरी क्लास लगती है कि ऐसा क्यों बोलते हो टीचर्स के बारे में। खैर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दीजिएगा, थोड़ा सा चुपके से बताइएगा, टीचरों को ना पता चल जाए वरना फिर वो मेरे खिलाफ संगठन जारी कर देंगे कि इसको बंद करो, क्या बोलता रहता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।